इस विचार के बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं। तो हम पूछ रहे हैं कि ये कहाँ है? क्या ये हमारे सामने है? परमाणु युद्ध आसन्न हो सकता है? यह एक फिल्टर होगा जो हमारे सामने है, या ये हमारे पीछे हो सकता है और ये तकनीक का आगमन है जो वास्तव में यूनिवर्स में एक दुर्लभ घटना है। अम, और यही फेर्मी पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करता है। और इसलिए ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में स्पष्ट रूप से लोगों ने सेटी में दशकों और दशकों तक बहस और तर्क किया है, लेकिन यह एक स्थायी स्पष्ट विरोधाभास बना रहता है कि आप यह तर्क पेश कर सकते हैं कि आप क्यों उम्मीद करते हैं कि जीवन और बुद्धिमत्ता ब्रह्मांड में आम होगी, और फिर भी हम ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह पूरी तरह से हमारे यहाँ होने के साथ संगत है। और यह एक डरावना विचार है, लेकिन मुझे कोई खास पसंद या इच्छा नहीं है कि यह सच हो। मैं यह दृष्टिकोण किसी पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह अनुरोध करता हूँ कि हम खुले दिमाग से रहें जब तक कि किसी भी दिशा में सबूत एकत्र नहीं हो जाते। बात यह है, ये इनमें से एक है। यदि नहीं, शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन के सामने सबसे जरूरी या दिलचस्प सवाल है, मुझे लगता है, कि साइंस के नजरिए से कौन सा प्रश्न ज्यादा जरूरी है। और फिर किसी तरह से इस तक पहुंचने के अन्य तरीके हो सकते हैं, लेकिन यह इसके सार तक पहुंचता है कि हम क्या हैं, ये जीवित जीव क्या है। ये किसी तरह एक और प्रकार को देखने में और समझने में हाँ, मदद करता है। ये इंसान स्थिति के बारे में बात करता है। हमें कुछ हद तक ये समझने में मदद करता है कि इंसान होना क्या है। मैं जीवन और इंटेलिजेंस के विचार के बारे में बहुत निष्पक्ष रहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज जिसके बारे में मैं ज्यादा आशावादी होने की कोशिश करता हूँ और जिसे मैं यूनिवर्स में जीवन की खोज के साथ बहुत सोच रहा हूँ, वह है अतीत में जीवन। मुझे लगता है कि यह कल्पना करना वास्तव में कठिन नहीं है कि हम अभी गैलेक्सी में एकमात्र सभ्यता हैं इस वर्तमान सीमा तक, लेकिन बहुत सी विलुप्त सभ्यताएं हो सकती हैं। यदि प्रत्येक सभ्यता का एक विशिष्ट जीवन काल हो, जो कि मान लीजिए एआई हमारे अपने विनाश का कारण है, तो यह केवल कुछ 100 सालों का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, या शायद 10,000 साल। यदि आप नियोलिथिक रेवोल्यूशन, खेती की शुरुआत तक वापस जाते हैं, तो ब्रह्मांडीय समय अवधि में शायद ही कुछ भी हो। यह कुछ भी नहीं है, ये एक पल की बात है। इसलिए यह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है कि हम किसी और के साथ सह अस्तित्व में नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ कोई और कभी नहीं था। और अगर अन्य सभ्यताएं भी इसी निष्कर्ष और समझ तक पहुंचती हैं, तो शायद वे अपने चारों ओर की गैलेक्सी की खोज करें और वहां किसी इंटेलिजेंस के प्रमाण नहीं पाएं। फिर उनके पास दो विकल्प होते हैं। वे या तो संचार छोड़ सकते हैं और बस कह सकते हैं, खैर, यह कभी नहीं होने वाला है, हमें बस अपने ग्रह पर हो रही चीजों की चिंता करनी चाहिए। या वे संचार का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन समय के माध्यम से संचार, और यह संचार का लगभग सबसे निस्वार्थ कार्य है, क्योंकि कुछ वापस पाने की कोई उम्मीद नहीं है। यह लगभग एक परोपकारी उपहार है उस दूसरी सभ्यता के लिए, जो शायद शायद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक स्मारक जो पिरामिड मूल रूप से हैं, उनके अस्तित्व का स्मारक कि ये वे चीजें हैं जिनको उन्होंने हासिल किया, यह उनका था। आप जानते हैं, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, या ये शायद उससे कुछ ज्यादा हो सकता है। ये उनके अपने इतिहास से सीखे गए पाठों जैसा हो सकता है। मैं हाल ही में इस बारे में बहुत सोच रहा था कि भविष्य में हम बाकी दूसरी सिविलाइजेशंस को मैसेज कैसे भेजेंगे, क्योंकि इसे डिजाइन करने के इंजीनियरिंग के बारे में गंभीरता से सोचने का कार्य हमें यह सूचित करेगा कि हमें क्या देखना चाहिए। और शायद ईमानदारी से कहें तो ये कांटेक्ट करने का हमारा सबसे अच्छा मौका हो सकता है। ये वह कांटेक्ट नहीं हो सकता जिसकी हम कल्पना करते हैं, लेकिन यह अभी भी कांटेक्ट है। हमारे अस्तित्व का अभी भी एक रिकॉर्ड होगा, जितना निंदनीय ये टू वे कम्युनिकेशन की तुलना में हो सकता है। और मुझे उस प्रोजेक्ट के पीछे की विनम्रता पसंद है, वह यूनिवर्सल प्रोजेक्ट। हाँ, ये एक तरह से विनम्र है। ये आपको ब्रह्मांड के विशाल लौकिक परिदृश्य से परिचित कराता है। बस हमारे दैनिक जीवन का एहसास करते हुए हम सभी को भुला दिया जाएगा। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचना अच्छा है कि कुछ ऐसा है जो दूसरों को संकेत भेजता है। हाँ, यह लगभग एक स्वीकृति की विनम्रता की तरह था, यह जानने का कि आपके पास एक घातक बीमारी है, लेकिन धरती पर आपका प्रभाव आपकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होना चाहिए। यह आगे बढ़ सकता है। जो आप पीछे छोड़ते हैं,
अन्य लोगों के लिए खोज करने के लिए, शायद जो किताबें आप लिखते हैं या जो आप साहित्य में छोड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि रोडस्टर व्हीकल लॉन्च करना चाहिए स्पेस में एक डोम पैनल के साथ बाहर? रोडस्टर, मुझे नहीं पता कि अगर किसी ने यह जान लिया तो वह क्या बनाएगा। मेरा मतलब है रोडस्टर के अलावा भी इसे लेकर कुछ कुछ प्रयास हुए हैं। मेरा मतलब है जैसे पट्टिकाएं हैं, पायनियर पट्टिकाएं हैं, वॉयेजर 2 गोल्डन रिकॉर्ड है। ये बहुत ही असंभव है कि कोई इन्हें खोजने वाला है, क्योंकि वे स्पेस में बस बह रहे हैं और वे मैकेनिकली मर जाएंगे और किसी के लिए कोई सिग्नल नहीं देंगे। इसलिए आपको उनका सामना करने के लिए बेहद भाग्यशाली होना पड़ेगा। मैंने अक्सर अपने सहयोगियों से कहा है कि मुझे लगता है कि सबसे अच्छी जगह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी की तरह कोई महत्वपूर्ण मौसम परिवर्तन नहीं है। अपोलो डिसेंट स्टेजेस, जो अभी भी चंद्रमा की सतह पर सूर्य में हैं, कितने समय तक चलेंगे? असल में माइक्रोमेटियोराइट्स का ही असर होता है, जो धूल की तरह धीरे धीरे उन पर प्रहार करते हैं, लेकिन इसमें लाखों, संभवतः अरबों साल लगेंगे इसे घिसकर खत्म करने में। और इसलिए हमारे पास एक अवसर है, और वह सतह पर है। अगर आप सतह से कुछ मीटर नीचे कुछ रखते हैं तो उसे और भी अधिक सुरक्षा मिलेगी, और इसलिए यह संभावना को बढ़ाता है कि अगर हम ऐसा करना चाहें तो भविष्य की गैलेक्सी में फैलने वाली सिविलाइजेशन को कुछ भेजता है जो शायद इंटरस्टेलर प्रोपल्शन प्रॉब्लम को हल कर सके। चांद वहां 5 अरब साल तक रहेगा। ये किसी के लिए लंबे समय तक है कि वे आकर रेत पर हमारे द्वारा खींचे गए अजीब पैटर्न का पता लगा सकें। उनके लिए, आप जानते हैं, बड़ा तीर, बड़ा क्रॉस, जैसे यहाँ के नीचे देखें। और हमारे पास हमारे सभ्यता के रिकॉर्ड का ज्ञान का एक मकबरा हो सकता है। और इसलिए मुझे लगता है जब आप ऐसा सोचते हैं तो यह हमें बताता है, ठीक है, गैलेक्सी 13 अरब साल पुरानी है, चांद पहले से ही 4 अरब साल पुराना है। हमारे पास परिचित स्थान हो सकते हैं हमारे निकट, जिन्हें हमें गंभीरता से जीवन और बुद्धिमान जीवन की खोज के लिए विचार करना चाहिए, या उन अवशेषों के साक्ष्य जो वे हमारे लिए छोड़ सकते हैं। इस तरह सोचना हमें ऐसे अवशेषों को खोजने में मदद करेगा, और यह एक ऐसा लाभकारी चक्र है जो लगातार चलता रहता है और हमें नए रास्ते दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। ये समाज के विज्ञान को बेहतर बनाता है, जैसे कि बायोस और टेक्स्ट सिग्नेचर्स की खोज करना और इसी तरह। हाँ, और ये प्रेरणादायक है। मेरा मतलब ये भी प्रेरणादायक है क्योंकि हम एक पूरी सिविलाइजेशन के रूप में एक विरासत छोड़ना चाहते हैं, सिर्फ प्रतीकों में नहीं बल्कि व्यापक रूप से। वो आखिरी चीज है किसी तरह। हाँ, और मैं उस टीम का हिस्सा हूं जो गोल्डन रिकॉर्ड एक्सपेरिमेंट को दोहराने की कोशिश कर रही है। हम एक ओपन सोर्स वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो भविष्य के अंतरिक्ष यान डाउनलोड कर सकें और मूल रूप से इसे एक छोटे हार्ड ड्राइव पर डाल सकें जिसे वे अपने साथ ले जा सकें, और उम्मीद है कि इसे अंततः सोलर सिस्टम में वितरित कर सकें। इसे द हिचहिकर्स गाइड टू द गैलेक्सी कहा जाएगा। यह उसके लिए एक अच्छा नाम है। हम नाम के साथ थोड़ा खेल रहे हैं, लेकिन शायद इस पॉइंट पर यह सिर्फ गोल्डन रिकॉर्ड होगा, या गोल्डन रिकॉर्ड संस्करण 2 या कुछ और। मुझे लगता है कि इस एक्टिविटी का एक और लाभ ये है कि ये हमें एक स्पीसीज के रूप में ये प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करता है कि हम चाहते हैं कि दूसरी सिविलाइजेशन हमारे बारे में क्या जाने। गॉड रिकॉर्ड थोड़ा मज़ेदार था क्योंकि इसमें तस्वीरें थीं और इसमें लोगों के खाने की तस्वीरें थीं, एग्जाम्पल के लिए, लेकिन इसमें लोगों के शौच करते हुए की तस्वीरें नहीं थीं। और इसलिए मुझे हमेशा लगा कि यह मज़ेदार था क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं एक एलियन था। हाँ, अगर मैं किसी एलियन की पढ़ाई कर रहा होता, अगर मैंने एलियन के कुछ इमेजेस देखे होते, तो मैं कोई गंदी बात करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उस एलियन की पूरी बायोलॉजी समझना चाहूंगा। और इसलिए हम हमेशा ये तय करते हैं कि हम क्या दिखाते हैं। हमें पूरे एक्चुअल नेचुरल प्रोसेस को दिखाना चाहिए, और फिर यह भी कहना चाहिए कि हम मनुष्यों का इन चीज़ों को सेंसर करने की प्रवृत्ति होती है। हम नंगे घूमना पसंद नहीं करते हैं। हम कुछ नेचुरल बायोलॉजिकल फिनोमिना के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं और दूसरों के बारे में बहुत बात करते हैं। हाँ, और वास्तव में जैसे आप एक थेरेपिस्ट के साथ होंगे, वैसे ही बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करने के तरीके के बारे में बहुत स्पष्ट रहें। मेरा मतलब है, और सागन के पास वह गोल्डन रिकॉर्ड के साथ था। मुझे लगता है कि उन्होंने मूल रूप से गोल्डन रिकॉर्ड पर एक पुरुष और एक महिला आकृति को शामिल किया। महिला के जननांग मूल रूप से बनाए गए थे, और मुझे लगता है कि कई ईसाई समूहों की ओर से इस विचार को अंतरिक्ष में भेजने के बारे में बहुत विरोध हुआ था, और अंततः उन्हें इसे हटाना पड़ा। और इसलिए जैविक रूप से यह भ्रमित करने वाला होगा। यदि आप इस एलियन की जीनोबायोलॉजी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें जाहिर तौर पर कोई जननांग नहीं है, या आदमी के पास है लेकिन किसी कारण से महिला के पास नहीं है,
और ये हमारे अपने सामाजिक और सांस्कृतिक छापों की जानकारी में हो रहा है। ये बात तो सही है। सिर्फ दो लिंग, शिकारी और शिकार का होना, ये सब कुछ शायद एक अनोखी पृथ्वी जैसी बात हो सकती है। तो वे शायद इस बात को लेकर कंफ्यूज हों कि चीजें जोड़े में क्यों होती हैं। जैसे तुम क्यों हो? आमतौर पर एक पुरुष और एक महिला क्यों है? मेरा मतलब है वे आमतौर पर कई चीजों के बारे में कंफ्यूज हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये भी नहीं पता कि तस्वीर को कैसे पकड़ना है। या तस्वीर भी हो सकती है। उनके पास इसे समझने के लिए बहुत अलग सेंसरी डिवाइसेस हो सकते हैं। अगर उनके पास दुनिया में रास्ता बनाने के लिए केवल ध्वनि ही है तो यह खो गई है। वीडियो और तस्वीर भेजने के बारे में बहुत सारी बातचीत हुई है और यह उन चीज़ों में से एक है जिसके बारे में मैं टीम में थोड़ा प्रतिरोधी रहा हूं, यह सोचते हुए कि खैर उनकी आंखें नहीं हो सकती और इसलिए यदि आप यूरोपा की सतह पर रहते हैं तो आंखों का होना बहुत उपयोगी नहीं होगा। यदि आप किसी बहुत अंधेरे ग्रह पर रहते हैं या किसी एक्सोप्लैनेट के रात के पक्ष पर रहते हैं तो आंखों का होना विशेष रूप से उपयोगी नहीं होगा। तो ये सोचना हमारा अनुमान होगा कि वीडियो एक उपयोगी संचार माध्यम है